बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। साइमा अली वॉइस ऑफ लॉ के अगले एपिसोड के साथ। वॉइस ऑफ लॉ में हमने आपको बताया पहले एपिसोड में कि हम कानून के बारे में बात करेंगे। आज कुछ और ज़्यादा अहम बातें करनी हैं। फंक्शनलिस्ट का ख्याल है कि सोसाइटी में हमेशा क्राइम रहेगा क्योंकि ये इनएविटेबल है, और इमाइल डुरखाइम ने कहा कि ये सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा है क्राइम जो सोसाइटी की मजमूई एक काविश का नतीजा होता है। तो क्या हमारे यहाँ जो जुराइम की पैदावार है वो इसी तरह रहेगी? सोसाइटी के इर्तिका को मानने वाले यही कहते हैं कि क्राइम एक तरह से सोसाइटी के लिए अच्छा भी होता है क्योंकि नई मॉरल वैल्यूज़ क्रिएट होती हैं और उस वक्त के ज़रूरत के हिसाब से नए कवानीन भी बनते हैं। कवानीन की बात होती है तो आईने पाकिस्तान की बात होती है। इस किताब में दस्तूर के बारे में जो लिखा गया कि दस्तूर किसी भी कौम की तमन्नाओं का आईनादार होता है और उसकी सोच और फ़िक्र की अक्कासी करता है। इसमें जहां अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाती है वहां आइन को कौम की आज़ादी का परवाना भी समझा जाता है। दस्तूर के मुतालिक इंतज़ामी ढांचे जो कि रियासत में होते हैं, अदलिया का निज़ाम, सियासी इदारों की शक्ल व सूरत और इनकी वजाहत करता है और मुल्क के आला इदारों के तरीक़ाकार और इंतज़ामिया के इख्तियारात पर भी रोशनी डालता है और कौम की मंजिल की भी निशानदही करता है। कौमें किसी एक ही जगह पर जुड़े रहने से बनती हैं, किसी एक परचम तले इकट्ठे होने से बनती हैं। लेकिन क्या किसी कौम में कभी कोई क्राइम नहीं करेगा? क्राइम होता है क्योंकि सोसाइटी का हिस्सा है। जहाँ इतने इंसान बसते हों वहाँ पर हम क्राइम को रोक नहीं सकते, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होनी है और इसकी रोकथाम कैसे होनी है, ये सब एक ऐसा सवाल है जिसमें हमारी बहुत सारे आम अफराद, एक आम सिटीज़न इसको बहुत ज़्यादा सोचते हुए खौफज़दा हो जाता है, हमारे थाने कचहरी के कल्चर की वजह से भी। आज हम FIR पे बात करेंगे जिसका आपने बहुत ज़्यादा सुना, और हमेशा की तरह हमारे साथ इस वक्त इसके एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के जो लॉ डिपार्टमेंट है उसमें कलीदी किरदार अदा करने वाले डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर वॉइस ऑफ लॉ का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू। हम आज FIR पे बात कर रहे हैं और चूँकि ये एक छोटा सा बोलने में फ़र्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो किसी को याद हो या ना हो, बट ये कहना बहुत आसान है FIR। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे ये होती क्या है? सबसे पहले हमारे क्रिमिनल लॉ में जी दो मेजर लॉ हैं, जिसके अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ जो तमाम प्रोसीडिंग्स, ट्रायल कैसे होता है, FIR कैसे रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद एविडेंस कैसे होगी, तमाम प्रोसीजर को जो बताएगा वो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। सही। उसके अलावा हमारा पाकिस्तान पीनल कोड जो तमाम जराइम के बारे में बताता है कि जराइम क्या हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, और उसके अलावा अगर कोई जराइम कमिट हो जाए तो उसकी पनिशमेंट क्या है, वो हमारा पाकिस्तान पीनल कोड बताता है। सही। तो सर FIR ज़ाहिर है एक क्राइम या कोई इंसिडेंट या कोई वाक़या पहले हुआ उसके बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज करानी है, ये कौन कराता है? इस हवाले से बहुत सी कन्फ्यूजन हैं। पहले मैं आपकी वो एक कन्फ्यूजन लीगल दूर कर दूं। जी। FIR होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जी। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हमें किसी लॉ के मुताबिक ही दर्ज होती है। सही। जैसे मैंने पहले आपको बताया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसका सेक्शन 154 सही और सेक्शन 155 सही। ये दोनों क्रिमिनल मैटर्स की रजिस्ट्रेशन के हवाले से हैं। लेकिन जो 154 है वो पुलिस की पावर है कि वो पुलिस की पावर है कि वो विदाउट एनी कॉग्निजेंस, जिसे हम कहते हैं काबिल दस्त अंदाजी पुलिस, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ये वो ऑफेंसेस हैं जिसका हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के शेड्यूल 2 में बता दिया गया है कि कौन से क्राइम हैं जो कॉग्निजेबल हैं और कौन से क्राइम है जो नॉन कॉग्निजेबल है। मतलब पुलिस थाने में ही उसको हल कर सकती है, ये इख्तियार है उनके पास? नहीं, उनकी FIR यानी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, Okay. उनके बारे में ना तमाम अपनी प्रोसीडिंग कर सकती है, Okay. जो खुद ही
कोर्ट के ऑर्डर से पहले, कोर्ट के ऑर्डर से पहले। सही। लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है उसके लिए हमें कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है, और कोर्ट की परमिशन के बाद ही वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे और उस क्राइम को रजिस्टर्ड करेंगे। सही सही। तो सर किसी भी क्रिमिनल केस में एफआईआर की अहमियत क्या है? एफआईआर की अहमियत सबसे इम्पोर्टेंट है ही एफआईआर। सही। और ये क्योंकि ये किसी भी जब भी कोई इवेंट या क्राइम कमिट होता है तो उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जाती है पुलिस के पास। सही। कि क्या इंसिडेंट हुआ, किस हवाले से हुआ, उसके अंदर क्या क्या क्राइम कमिट हुए और किस तरह इंसिडेंट हुआ, इसकी कंप्लीट डिटेल पुलिस के पास जाती है, जो उसको वो रजिस्टर्ड करने के उनका फ़र्ज़ है कि उसको रजिस्टर्ड करें। सही। तो एक से ज़्यादा एफआईआर भी दर्ज हो सकती हैं? एक ही इंसिडेंट की एक से ज़्यादा एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती हैं। कितनी, मतलब? फॉर एग्जांपल अगर एक ही इवेंट है उसके दो वर्जन भी हो सकते हैं। यानी एक विक्टिम की तरफ से भी हो सकता है वर्जन, और एक जो सेकंड पार्टी है उसका वर्जन भी हो सकता है। सही। तो वो दोनों भी एक ही इवेंट के बारे में दो डिफरेंट एफआईआर करवा सकते हैं। सेम जगह पर? जी सेम जगह पर, सेम थाने पे? जी सेम थाने पे, क्योंकि हर पुलिस स्टेशन की अपनी जुरिस्डिक्शन होती है। सही। जो डिफाइंड है। सही। जो भी क्राइम कमिट होता है सबसे पहले उसका जो रेलिवेंट पीएस पुलिस स्टेशन है उधर ही एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। सही। और उसके बाद जब रजिस्टर्ड होंगी तो हम इस ऐसी एफआईआर जो एक इवेंट की एक से ज़्यादा हों तो उसको हम कहते हैं क्रॉस वर्जन एफआईआर। कि दोनों पार्टीज़ के वर्जन के मुताबिक एक एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। सही। पुलिस ने दोनों पार्टीज़ के वर्जन्स ले लिए। सही। उसके बाद ये एफआईआर के आगे प्रोसीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पुलिस खुद भी एफआईआर दर्ज कर सकती है? हाँ, अगर वो किसी भी इंसिडेंट को उनको खुद पता है, मौके पे मौजूद थे, उन्होंने मौके पे ये इंसिडेंट देखा, तो वो खुद भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तब वो बीइंग यूनिफॉर्म उसको रजिस्टर्ड करते हैं या बीइंग सिटीजन? बीइंग यूनिफॉर्म कि वो अपना कंप्लीट वर्जन देते हैं कि मौके पे मैं मौजूद था, यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, क्योंकि हमने रिपोर्ट करना है। सही। हमने उनको इंफॉर्मेशन देनी है कि ये ऑफेंस कमिट हो गया। सही। अब जब ऑफेंस कमिट हो गया तो उसके बाद फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और प्रोसीडिंग स्टार्ट। इसका मतलब है कि वहाँ पर मौजूद अगर कोई भी, चाहे वो पुलिस वाला है या किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखता है, जब हम उसकी गवाही के लिए बात करते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ जगहों पे कहा जाता है कि पुलिस की गवाही नहीं लेनी। जी। तो ऐसा क्यों? उस एफआईआर में पुलिस की गवाही क्यों नहीं ली जा रही होती है? नहीं, अब इसमें डिफरेंट वर्जन्स हैं, डिफरेंट कोर्ट्स के डिसीजन हैं कि कहीं कोर्ट ने इस चीज़ को किया है कि इप्सी डिक्सिट ऑफ पुलिस इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। कि पुलिस की बाइंडिंग, जो पुलिस की फाइंडिंग है वो बाइंड नहीं करती कोर्ट पे कि उसको फॉलो करे। सही। कि वो एविडेंस देखेगी, वो रिकवरीज देखेगी, वो प्रोसीडिंग देखेगी, वो एविडेंस सुनेगी, विटनेस को एग्जामिन करेगी, तब उसने डिसाइड करना है मैटर को। सही। और एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि इतनी अहम चीज़ है ये कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन इसका खौफ क्यों है? लोग डरते क्यों हैं कि कहीं एफआईआर दर्ज ना हो जाए? इसका क्या कोई ऐसा होता है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है, इस बात से डरते हैं या प्रोसीडिंग से डरते हैं? ये मैं एक एफआईआर अपने साथ लेकर आया हूँ, ये आपकी स्क्रीन पे भी चल रही है। सही। तो इसमें ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ये ऑफिशियल तौर पर एक क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई है। सही। अगर आप इसमें देखेंगे तो शुरू में फर्स्ट लाइन में टॉप में ये लिखा हुआ है कि ये जो पुलिस है ये इतला रिपोर्ट है। और इसकी रिपोर्ट की जो सेक्शन है ज़ेरे दफ़ा 154 ज़ाब्ता फौजदारी, यानी उसके तहत ये एफआईआर दर्ज हो रही है। अब जहाँ 154 की बात होगी दैट्स मीन कि ये कॉग्निजेबल है, ये पुलिस इस पे एफआईआर विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। उसके बाद एफआईआर का नंबर लिखा होता है, जैसे इस एफआईआर का नंबर है 12/23। कि ये 12 एफआईआर है 2023 में। अच्छा, अभी समझ आता है कि ये हमारा नेशनल कोई नंबर होता है या थाने का? थाने का नंबर होता है। ये थाने में ये 12वीं एफआईआर है 2023 में। सही। और उसके नीचे लिखा होगा थाना। अब थाना जैसे ये सदर मुल्तान है, इस तरह मुमताज़ाबाद
थाना होगा या BZ थाना BZ होगा या थाना शाह शम्स होगा, इन जिस पुलिस स्टेशन की वो जुरिस्डिक्शन होगी। उसके बाद अगर आप देखें तो उन्होंने कहा तारीख वक्त वक़ुआ, यानी जब जो क्राइम है या जो ऑफेंस है कमिट हुआ है तो उसका टाइम और डेट लिखी होती है। सही। उसके बाद तारीख वक्त रिपोर्ट, सही, कि किस वक्त ये रिपोर्ट होगा, ओके, वो डेट और टाइम होगा। फिर जब पुलिस को FIR की इंफॉर्मेशन हो जाती है तो पुलिस फिर थाने से इन्वेस्टिगेशन के लिए मौके पे रवाना होती है। सही। उसका टाइम भी लिखा होता है। सही। और इसका ऑर्डर उस वक्त कौन कर रहा होता है? जो भी थाने में थाने के SHO होगा, वो इसको देखेगा, सीनियर डेजिग्नेटेड होगा, वो इसको देखेगा। फिर उसके नीचे जो इतला दे रहा है, जो कंप्लेनेंट है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। सही। उसके बाद जो FIR पढ़ने के बाद सही उनको जो महसूस हुआ कि ये ऑफेंस कमिट हुए हैं, सही, वो ऑफेंस की इसके अंदर डिटेल आ जाती है। जैसे इस FIR में FIR दर्ज करने वाला इसको लिख रहा है, जी लिखता है। सही है। जैसे 324 अटेम्प्ट टू मर्डर, ओके, ते पे लिखा होता है। हाँ जी, ते पे हम बात करेंगे। जुड़े रहिए ISP मुल्तान ऑफिशियल के साथ, और अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक नाज़रीन, वॉइस ऑफ लॉ के साथ हाजिर हैं। ISP मुल्तान ऑफिशियल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत कमाल इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको हमारे वॉइस ऑफ लॉ में, और ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान जी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ते पे की, तो ये क्या है? ये ते पे मीन्स है ताज़ियात पाकिस्तान। अच्छा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पाकिस्तान पीनल कोड
सही। उसको उर्दू में ताज़ीरात पाकिस्तान कहेंगे। ओके पीपीसी जो आप पहले जी बोल रहे पीपीसी थे, तो इसको उर्दू में कहेंगे ताज़ीरात पाकिस्तान सही, कहेंगे। सही सही। ये जो पाकिस्तान पीनल कोड है ये 1860 में बना, जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने इसी को अडॉप्ट किया। अच्छा, और इसके अंदर 1860 में तो फिर ये ताज़ीरात पाकिस्तान कैसे नहीं, हुआ? बाद में इसको ताज़ीरात पाकिस्तान का नाम दिया गया। पहले इंडियन कोड था, सही, इंडियन पीनल कोड, सही सही, आईपीसी के नाम से ये इम्प्लीमेंटेड था। सही। 1947 में जब हम इंडिपेंडेंस हासिल की तो पाकिस्तान ने उसको अडॉप्ट किया और उसका नाम फिर पाकिस्तान पीनल कोड रख दिया गया। और इसमें वक्त के साथ साथ अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, और जैसे कोई नया लॉ बना, नया क्राइम के इंट्रोड्यूस हुआ, कोई उसमें पनिशमेंट में अमेंडमेंट हुई, तब्दीली हुई, तो वो फिर इसके अंदर वक्त ब वक्त होती रहती है। आपने दो आज दफ़ात हैं उनका जिक्र किया, 154 और 155 जी। दोनों का अलग अलग बता सकते हैं कि उनके अंडर कौन सा क्राइम आता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर शेड्यूल है, शेड्यूल सेकंड। ओके। उसके अंदर तमाम जो ऑफेंसेस हैं जो पाकिस्तान पीनल कोड में वो मेंशन है, और उसके आगे लिखा हुआ है कि कौन से ऑफेंसेस बेगेबल हैं, कौन से ऑफेंसेस नॉन बेगेबल हैं, कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, सही, कौन से ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल हैं, कौन से ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कंपाउंडेबल हैं, कौन से ऑफेंसेस हैं जो नॉन कंपाउंडेबल हैं, और उनका ट्रायल बताया गया कि किस कोर्ट ने उनका ट्रायल करना है, सही, कि मजिस्ट्रेट ने करना है या सेशन जज ने करना है। वो तमाम डिटेल उस शेड्यूल में मौजूद है। सही। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सेक्शन 324, ये नॉन कॉग्निजेबल, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और इसके साथ अगर हम कुछ डिटेल कौन सा क्राइम आएगा इसमें? इसके अंदर अटेम्प्ट टू मर्डर, वो है कि पुलिस विदाउट अप्रूवल ऑफ द कोर्ट उसकी एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। बिल्कुल। अब जैसे अगर हम 155 की बात करें, सेक्शन 171 ब्राइबरी के रिलेटेड है। वो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसको रजिस्टर करेंगे। सही। सेक्शन 345 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ये 171 जो आपने बताया, ये जो स्नैचिंग होती है रोड पे, ये सब नहीं, ये ब्राइबरी, यानी ब्राइबरी मींस रिश्वत का, रिश्वत के मैटर। और ये किस में आएगा, ये जो स्नैचिंग है? ये स्नैचिंग ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ओके। और उसके बाद सेक्शन 345 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। क्योंकि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और किडनैपिंग में सही डिफरेंस है। सही। तो जहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आएगी तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाएगा, और उसकी ही परमिशन हमें कोर्ट से लेनी पड़ेगी। सही सही। ये सेक्शन 1555 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सही है। और जैसे 420 है, ये भी फ्रॉड के माने में आते हैं। और ये एक ऐसा ऑफेंस है कि इसको अक्सर यूज़ किया जाता है कि 420 की लैंग्वेज मजाक में होता है। तो ये भी हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उसके हवाले से तो अब मुझे समझ आया 420 ऐसे मशहूर हुआ। जी। और उसके बाद इस एफआईआर की बात कर रहे थे। 148 कॉमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 149 कॉमन ऑब्जेक्टिव, जिसमें कलेक्टिव क्राइम है कोई, जिन्होंने यानी एक से ज़्यादा लोगों ने मिलकर ऑब्जेक्ट, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था, कॉमन इंटेंशन थी। सही। ये 148 और 149 इसी हवाले से आता है। ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल के हवाले से आता है। सही। तो उसके बाद जो मेन चीज़ होती है कि एफआईआर के जितने पॉइंट्स अभी तक मैंने आपको बताए, ये तमाम पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द ट्रायल। यस, मेरा क्वेश्चन आगे यही था। दो बहुत अहम सवाल रहते हैं। एक उसमें पहले ये कि इसकी फ़ीस होती है? इसकी फ़ीस कोई नहीं होती। लोग शायद इसलिए भी डरते हों, एफआईआर दर्ज ना कराने जाते हैं, उन्हें पता चले कि थाने में जाके फ़ीस नहीं, इसकी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ीस नहीं होती। और इस तमाम प्रोसीडिंग में कहीं भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में फ़ीस इन्वॉल्व नहीं होती। कोई भी जो किसी भी सरकारी इदारे का एहलकार है, किसी भी तरह की कोई डिमांड भी नहीं कर सकता। वो ब्राइबरी में आएगा जो मैं सेक्शन बता चुका हूं। मतलब जैसे ये कि ये फोटोकॉपी कराना है, इसके पैसे दे दें। नहीं, वो अगर फोटोकॉपी करवाना है तो गवर्नमेंट की तरफ से फंड होते हैं। हाँ, अगर आपने कोई अपनी एविडेंस के लिए कोई चीज़ चाहिए, एक तो ये भी बहुत है कि जो पुलिस की इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है
वो सेक्शन 173 के तहत होती है। सही। वो उसकी रिपोर्ट तैयार होती है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता। ओके। ठीक है। एफआईआर पब्लिक डॉक्यूमेंट है? एफआईआर पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ओके। उसकी कॉपी आप नहीं ले सकते। ओके। अगर जब ये तक जैसे मतलब किसी ने दर्ज कराई एफआईआर, वो फौरी तौर पे इसकी कॉपी उसकी कॉपी उसको मिलेगी, लेकिन 173 की रिपोर्ट नहीं मिल सकती। ओके। वो सिर्फ कोर्ट में सबमिट होती है। कोर्ट सिर्फ एक्यूज को उसकी कॉपीज प्रोवाइड करता है, वो भी कि जब एट द टाइम ऑफ ट्रायल कि आपके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन हुई है, आप इसके डिफेंस में क्या कहेंगे। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद अगला प्रोसीजर कोर्ट तक विद इन 14 डेज पुलिस को 173 की रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है कोर्ट में। और एफआईआर फर्ज करें रात में किसी वक्त में दर्ज हुई और सुबह ऑफ है, सैटरडे संडे, तो उससे कोर्ट का कोई नहीं है। Okay. एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। सही। जैसे ही वो फर्स्ट एक्यूज को अरेस्ट करेंगे, सही, उसको जो एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद उसको विद इन 24 आवर्स आपको ना कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। सही। और अगर आप कहें कि संडे है या पब्लिक हॉलीडे है, तो हर वक्त एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद होता है। तो उसके ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसका रिमांड लिया जाता है। आप जो मासूम सिटीजन हैं उनके लिए एक बात ये बड़ी अहम कि छुट्टी नहीं होती। कुछ ना कोई आपको मतलूबा जगह पर कोई जिम्मेदार इंसान ज़रूर वहाँ पे होगा। जी, यहाँ तक कि ये जो ईद है, हाँ जी, हमारे जो रिलीजियस इवेंट्स हैं, कोई पब्लिक हॉलीडेज हैं, उसमें भी जज मौजूद होते हैं। अच्छा, ये अब आउट ऑफ द सीज़न हो जाएगा थोड़ा सा कि जब ये इस एपिसोड से रिलेटेड नहीं है, बट जब इस तरह से हमें सामने आता है कि हड़ताल की है वकला ने ऐसे, तो तब भी जो अदालत का काम है या थाने का काम है वो हो रहा होता है, या वाकई वो हड़ताल में बिल्कुल क्लोज कर देते हैं सब कुछ? देखें, इसमें ये होता है कि डिफरेंट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें हड़ताल की जाती है। तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, लेकिन वो इस हवाले से होती हैं कि अगर किसी का रिमांड एक्सटेंड करना है, या किसी को हमने जुडिशियल रिमांड में भेजना है या फिजिकल रिमांड में, वो यानी छोटे मोटे मैटर्स जो नेसेसरी मैटर्स हैं, स्टे मैटर्स हैं, वो हो जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन के काम नहीं होते। सही। लेकिन पुलिस का काम चलता रहता है, पुलिस का इससे कोई नहीं है। सही। कोई ऐसी बात सर जो अभी मेरे क्वेश्चंस में रह गई हो और अभी बतानी बहुत ज़रूरी है? इसमें मैंने एक चीज़ बताना ज़रूरी समझूंगा जी सर, कि जो अक्सर लिटिगेंट्स अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो स्टोरी ऑफ एफआईआर है, हाँ जी, इसके बारे में क्या है कि ये कौन लिखता है और इसको कैसे प्रोसीड, क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं कि पुलिस ने हमारी जो स्टोरी है उसको चेंज किया। हाँ, मतलब वो वर्जन नहीं लिखा हुआ जो बोला गया। लॉ में है कि आप रिटन या ओरल बताएंगे। अगर आप रिटन बताएंगे तो आप साइन करेंगे और बिल्कुल एज इट, अगर जैसी आपने रिटन एप्लीकेशन दी है वैसी पुलिस पाबंद है उसको एफआईआर में रजिस्टर्ड करने के लिए। अगर ओरल बताई है तो वहाँ का जो भी कंसर्न ऑफिशियल है वो लिखेगा, उसको आपको पढ़ के सुनाएगा, और अगर आप कहेंगे ये मेरी ही स्टोरी है तब वो रजिस्टर्ड होगी, उसके अलावा रजिस्टर्ड नहीं। अच्छा, ऑरल की रिकॉर्डिंग होती है? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो उसको पढ़ के सुनाते हैं। ओके। कि जब उन्होंने स्टोरी लिखी, सही, फिर उसको सुनाएंगे, उसके साइन अंगूठा लेंगे। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान साहब आपका। थैंक यू। और हमने आज एक इतने अहम मौजू पे बात की है। नाजरीन, जो सोसाइटी में रहते हुए क्राइम से बचा नहीं जा सकता, कभी ना कभी किसी ऐसे प्रोसेस का हिस्सा हम में से कोई भी हो सकता है। कभी किसी जगह पर हमने खुद अपनी आंखों से कुछ ऐसा वक़ुआ देखा होगा। आज मुझे ये सारी बात सुन के ये समझ में आया कि हमें कम से कम पुलिस को इन्फॉर्म ज़रूर करना चाहिए और हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी इंसान के हकूक़ के लिए अगर हम कोई आवाज़ उठा सकते हैं तो वो ज़रूर उठाएं। तो एफआईआर कोई इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है। इसको दर्ज कराने के लिए एक आम इंसान थाने में जा सकता है और वहाँ पर मौजूद अमला की ज़िम्मेदारी है कि उसकी बात सुनें, अपना वर्जन ज़रूर दें और किसी के भी हक़ को उस तक पहुँचाने में उसकी मदद ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ लॉ से आज साइमा अली को इजाज़त दें। अगले किसी प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आप ISP मुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस प्रोग्राम के कमेंट्स में ज़रूर इस बात को मेंशन करें कि आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि हम आपके आए हुए सवालात की रोशनी में अपने प्रोग्राम्स को अगले आने वाले दिनों में तरतीब दे सकें। आपके इस ताउन का बहुत शुक्रिया।
और हमें ज़रूर याद रखें अपनी दुआओं में और अपने वतन के लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कि दस्तूर आइन के मुताबिक हमारा वतन का नाम है, अपने इस वतन के लिए हमेशा बेहतरीन करने की कोशिश में आगे आगे रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ISP मुल्तान जिंदाबाद।